नमस्कार साथियों। सितंबर का महीना विशेष उत्साह का, उमंग का महीना होता है। प्रारंभ में ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है और फिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है। सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विभिन्न मंत्रालयों में, पूरे राष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास मनाया जाता है और सभी अपने अपने स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उससे पूर्व हम देखते हैं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पर्याप्त प्रचार प्रसार रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी विस्तृत भूमिका अपनाई। और भावनात्मक स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हिंदी को हम राष्ट्र की पहचान कहते हैं, राष्ट्र के हृदय का स्पंदन कह देते हैं, राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का गौरव कह करके हिंदी को हम सम्मानित करते हैं। और हिंदी ही हमारी संस्कृति की वाहिका है और जो विभिन्न भाषाओं के मध्य सेतु का कार्य भी करती है। तो इन सब विशेषताओं को देखते हुए हिंदी को, जब भारत स्वतंत्र हुआ और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब हम पहले समझे कि राजभाषा से अभिप्राय क्या है। अक्सर विद्यार्थी राजभाषा ना कहकर उसको राज्य भाषा कह देते हैं। राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज, पर राजभाषा जो प्रशासन की भाषा है, जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त की जाती है, जिसमें प्रशासन का सभी कार्य किया जाता है, जो संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है, जिसे केंद्रीय सरकार देश की प्रांतीय सरकारों से संपर्क स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाती है। राजभाषा राष्ट्र की प्रगति, राजनीतिक एकता और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहती है। राजभाषा से तात्पर्य राष्ट्र के 3 प्रमुख अंगों से है: संसद, अदालत और प्रशासन। जितने भी संसदीय कार्य हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, अदालतों के विधि संबंधी कार्य हैं, वे सब राजभाषा में ही किए जाते हैं। और राजभाषा जब हिंदी को बनाया गया तो संविधान में उसके लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान रखे गए। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के लिए विभिन्न प्रावधान बनाए गए। पूरे राष्ट्र के प्रांतों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जो पूर्णतया हिंदी भाषी प्रदेश थे उनको क क्षेत्र में रखा गया और जो हिंदी समझ लेते हैं परंतु उनकी मातृभाषा नहीं है, जिनको ख भाषा में रखा गया और अन्य को ग क्षेत्र में रखा गया। और कहाँ किस रूप में हिंदी में कार्य होगा, हिंदी को व्यवहार में लाया जाएगा, सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाया जाएगा, कहाँ द्विभाषिक स्थिति रहेगी, कहाँ त्रिभाषा सूत्र लागू होगा। तो ये पूरा एक प्रावधान उस समय बनाया गया। और राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 में ही उसकी एक परिभाषा भी दे दी गई कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। वास्तव में लिपि का भी निर्णय कर लिया गया कि देवनागरी लिपि में ही जो लिखा जाएगी हिंदी भाषा, वही संघ की राजभाषा कहलाएगी। रोमन में लिखी हुई या किसी अन्य लिपि में लिखी हुई हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा नहीं कहलाती है। और जब अनेक बहसें हुई और उसके पश्चात बहुमत की स्वीकृति पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने प्रसन्नता को, अपने उल्लास को अभिव्यक्त किया, क्योंकि उससे पूर्व अंग्रेजी राजभाषा के रूप में थी। सारा कामकाज 200 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में ही चल रहा था।
तो जब अपनी भारतीय भाषा को, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए अपने व्याख्यान में कहा कि हम केंद्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक दूसरे के निकटतर आते जाएंगे। अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे अवश्यमेव हमारे साथ हमारे जो संबंध है परस्पर वो घनिष्ठतर होंगे। विशेषता इसलिए कि हमारी परंपराएं एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम ये होता कि या तो इस देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। उसके पश्चात वे आगे कहते हैं कि मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी, क्योंकि जो विदेशी भाषा है वे ना तो हमारी संस्कृति के साथ मेल खाती है, ना हमारी परंपरा के साथ मेल खाती है और ना ही मनुष्यों की भावनाओं के साथ मेल खाती है। तो इसलिए सरकारी प्रशासन की भाषा जब अपनी राष्ट्र की भाषा होगी, जब अपनी भारतीय भाषा होगी तो जनता से उसका जुड़ाव भावनात्मक स्तर पर भी रहेगा और परंपरागत स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर भी रहेगा। तो इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अब हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया? उसको अन्य भी तो भारतीय भाषाएं थी, उनको क्यों नहीं बनाया गया? तो उसके पीछे भी कारण रहे, क्योंकि किसी भी स्वाधीन देश के लिए जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज का, उसके राष्ट्रीय गान का होता है, वही महत्व उसकी राष्ट्रभाषा का ही होता है। क्योंकि भाषा के बिना, अपनी भाषा के बिना तो राष्ट्र गूंगा, अंधा और बहरा होता है। और हिंदी को ही क्यों बनाया गया? तो क्योंकि वो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, देश के अधिकांश भाग में समझी जाने वाली भाषा थी। चाहे उत्तर के प्रदेश थे या दक्षिण के प्रदेश थे, बोल नहीं पाते थे, परंतु अधिकांशतः वो समझी जाने वाली भाषा थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में उसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हिंदी ही पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। तो इसलिए हिंदी उस समय अधिक व्यावहारिक थी। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, बोलचाल के क्षेत्र में हिंदी का पर्याप्त प्रचलन था। उसका एक पर्याप्त समृद्ध साहित्यिक भाषा के रूप में भी स्वीकृत हो चुकी थी। भले ही राजभाषा मुगल काल में फारसी रही, अंग्रेजी काल में अंग्रेजी भाषा रही, ब्रिटिश साम्राज्य जब था, परंतु सामान्य बोलचाल में, व्यवहार में, वाणिज्य व्यापार में, साहित्य में हिंदी का और अन्य बोले ब्रज आदि का ही प्रयोग किया जा रहा था। साहित्यिक भाषा एक लंबे समय तक ब्रज भाषा साम्राज्य के रूप में स्वीकार की गई और फिर खड़ी बोली जिसमें विभिन्न बोलियों का समन्वय था, जिसमें ब्रज के, अवधी के, मैथिली के सभी भाषा बोलियों के शब्द समाहित थे और जिसकी प्रवृत्ति उदारीकरण की प्रवृत्ति थी। राजभाषा के माध्यम से जनता न केवल अपने देश की नीतियों को और प्रशासन को भली भांति समझ सकती है, अपितु उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है। राजभाषा देश के भिन्न भिन्न भागों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। विश्व के जितने भी स्वतंत्र देश हैं और नवोदित जो राष्ट्र हैं, उन सब ने स्वीकार किया है कि उनका उत्थान उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से ही संभव है। जब ब्रिटिश राज्य
जहाँ पहले फ्रेंच भाषा राजभाषा थी और फिर उन्होंने पार्लियामेंट में निर्णय लिया कि आगे से अंग्रेज़ी उनकी भाषा राजभाषा रहेगी। तो फिर उसके पश्चात सारा कार्य अंग्रेज़ी भाषा में ही ब्रिटिश साम्राज्य में होने लग गया। चीन है, जापान है, जर्मनी है, सभी देश अपनी अपनी भाषाओं में ही राजभाषा को रूप में स्वीकार करते हैं और सरकारी कामकाज, शिक्षा की भाषा उनकी अपनी मातृभाषा ही है। अब भारत बहुभाषा भाषी देश है, अनेक भाषाओं का साम्राज्य है यहाँ पर, और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। तो इसलिए भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। अब 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो ये देखा गया कि लंबे समय से तो अंग्रेज़ी भाषा राजभाषा के रूप में थी, तो सरकारी कार्यों के लिए वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली का हिंदी में अभाव है। तो ये देखते हुए ये प्रावधान किया गया कि 15 वर्ष तक हिंदी राजभाषा के रूप में रहेगी और अंग्रेज़ी उसकी सहायक बन कर के रहेगी। तो 15 वर्ष का समय हिंदी के विस्तार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उसको राजभाषा के रूप में समृद्धि प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 351 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि वे हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व सहित प्रयोग किया जा सके और वे भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर उसे समृद्ध किए जाने का भी सुझाव है। तो इस तरह से जब संविधान में हिंदी भाषा को सर्वमान्य बनाने के लिए, उसके विकसित करने के लिए प्रावधान किया गया, तो सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए। सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम तो शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में हिंदी में उन शब्दों का निर्माण किया जाए या अनुवाद किया जाए जो अंग्रेज़ी के शब्द हैं। तो शब्दावली निर्माण का कार्य आरंभ करने के लिए 1950 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की गई। 1960 में फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई और जो बोर्ड वैज्ञानिक एवं तकनीकी बोर्ड बनाया गया था, राष्ट्रपति के आदेशानुसार 1961 में उसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से अभिहित किया गया। अब इस आयोग का योगदान क्या रहा? इस आयोग ने क्या किया? उन्होंने सर्वप्रथम कार्य तो शब्दावली निर्माण का किया। विज्ञान, कृषि, नृविज्ञान, वानिकी, रक्षा आदि से संबंधित शब्दावलियों का निर्माण किया। संस्कृत हमारी एक समृद्ध भाषा रही और हिंदी संस्कृत से ही आई है, तो संस्कृत के उपसर्गों को, प्रत्ययों को, क्रियाओं को लेकर के हिंदी में अनेक शब्दों का निर्माण किया गया। क्योंकि भाषा निरंतर प्रवाह में रहती है, गतिशील रहती है और भाषा के गुण ही उसकी जीवंतता है, उसकी ग्रहणशीलता है। तो जब तक उसमें निर्माण शक्ति रहती है, नए नए शब्द गढ़ने की शक्ति रहती है, भाषा की प्रवाहमयता बनी रहती है। तो विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में और प्रशासनिक क्षेत्र में नए नए शब्दों के निर्माण करने का दायित्व सरकार द्वारा इस आयोग को सौंपा गया और इस आयोग द्वारा पारिभाषिक कोशों का निर्माण किया गया। भूविज्ञान, रसायन, गणित, मनोविज्ञान, आधुनिक भौतिकी, प्राणी विज्ञान, पुरातत्व,
भूगोल, अर्थनीति, वनस्पति, गृह विज्ञान, इस प्रकार ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों में शब्दावलियों का और उन केवल शब्दावलियों का ही नहीं, उनकी परिभाषाओं का भी निर्माण किया गया। आयोग द्वारा 4 लाख तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्यायों का प्रकाशन किया गया। यद्यपि किसी एक शब्द का पर्याय उसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं प्रदान करता है, हर शब्द की अपनी एक सामर्थ्य, अपनी एक सीमा और अपना एक अर्थ होता है, परंतु उससे मिलते जुलते भी जो पर्याय थे उनका भी प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया। तो इस तरह से शब्दावली निर्माण का एक बहुत बड़ा कार्य, एक सराहनीय कार्य इस आयोग द्वारा किया गया। और यहीं पर ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई और इस निदेशालय द्वारा चयनिका निर्माण का कार्य किया गया। मानव विज्ञान, भौतिकी, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान की और कोश निर्माण का कार्य, अनेक कोश बनाए गए। अभिनव हिंदी कोश, बृहद हिंदी कोश, हिंदी व्युत्पत्ति कोश, तो अनेक कोशों का निर्माण किया गया ताकि सरकारी कामकाज में अनुवाद करते हुए कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए कोश का निर्माण किया गया। और जो हिंदी इतर प्रदेश थे, वहाँ पर जो सरकारी कार्यालयों में रत कार्मिक थे, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के लिए, हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। और हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान की, पुरस्कार की योजना भी रखी गई और वर्तमान तक निरंतर केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विभिन्न स्तरीय पुस्तकों को अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वे प्रकाशित हो और जनता तक पहुँचे। और मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न हिंदी भाषी और हिंदी इतर भाषी विद्वानों को पुरस्कृत करने की भी योजना रहती है। तो सरकार द्वारा एक राजभाषा आयोग बनाया गया और राजभाषा खंड, इनने मिलकर के 34,000 विधिक शब्दों के हिंदी पर्याय प्रकाशित किए। क्योंकि अदालतों का कार्य, कोर्ट का कार्य पहले मुगल काल में फारसी भाषा में होता था और जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ आई, ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो प्रारंभ में तो सभी अदालती कार्य फारसी में ही हो रहे थे। पर धीरे धीरे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के आने के बाद प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा का माध्यम और उसका अदालतों का माध्यम राजभाषा अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया गया और उसके पश्चात धीरे धीरे फारसी भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया और अंग्रेजी ही राजभाषा के रूप में आ गई। तो अब जितने भी विधि संबंधी शब्द थे वे सारे अंग्रेजी भाषा में थे। तो उन विधिक शब्दों का 34,000 के लगभग शब्दों के हिंदी पर्याय राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए और 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और इस ब्यूरो में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के मैनुअल, कोड, फॉर्म, संहिताएं, प्रशिक्षण सामग्री, उनकी संविदा, उनके करार, ये सब जो कार्यालय से संबंधित सामग्री थी, उन सब का अनुवाद का कार्य इस ब्यूरो के द्वारा किया गया। ब्यूरो ने 3 लाख मानक पृष्ठों का अनुवाद किया। तो इस तरह से अनुवाद को बढ़ावा मिला। अनुवाद के क्षेत्र में अनेक अनुवादकों की नियुक्ति की गई, हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति की गई जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार रहा हो।
तो ऐसे अनुवादक उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में प्रयोग किए जाने वाले, उनके विभिन्न कार्यालयों विभागों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का, चाहे वे फॉर्म थे, संविदाएं थी, करार थे, कोई फॉर्म थे, उन सारी सामग्री का हिंदी में अनुवाद करने का कार्य किया। और इस तरह से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को प्रयोग में लाने के लिए, उसको समृद्धि प्रशासनिक दृष्टि से समृद्धि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए। और एक और जहाँ शब्दावलियों के निर्माण का कार्य किया गया, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा अनेक हिंदी प्रशिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की गई, केंद्रीय स्तरों पर भी, राज्य स्तरों पर भी, क्षेत्रीय स्तरों पर भी। तो सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय को ये कार्य सौंपा गया और गृह मंत्रालय के तत्वावधान में सन 1955 से हिंदी इतर भाषी सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, क्योंकि जो तब तो कंप्यूटर नहीं थे प्रारंभ में, और प्रारंभ में हिंदी टाइपराइटर्स का ही प्रयोग किया जाता था। टाइपराइटर में भी अंग्रेज़ी में टंकण की सुविधा थी, तो अंग्रेज़ी के टंकण के कर्मचारी तो बहुत थे, पर हिंदी टंकण के नहीं आता था। तो सरकारी कर्मचारियों को हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि, शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया इन संस्थानों के द्वारा। और ये संस्थान पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों ही थे, दोनों ही प्रकार के केंद्रों की स्थापना की गई। और ये मूलतः सरकारी कार्यालयों में सेवारत कार्मिकों के लिए ही बनाए गए थे। जो पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए पूर्णकालिक थे, और जो पूरा समय नहीं दे पाते थे उनके लिए अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा 149 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 73 पूर्णकालिक हैं और 76 अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें हिंदी इतर भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण का कार्य भी प्रदान किया जाता है, उन्हें हिंदी में प्रशिक्षित भी किया जाता है, उन्हें टंकण की और आशुलिपि का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, और किस तरह से वे हिंदी में सरकारी कामकाज करें उसके पूरी जो ट्रेनिंग है वे इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाती है। अब जब प्रशिक्षण केंद्र खोले गए तो वहाँ ये अनुभव किया गया कि यांत्रिक साधनों की कमी है, तो इसलिए सरकार द्वारा यांत्रिक साधनों की व्यवस्था की गई। टाइपराइटर, कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर आदि की व्यवस्था की गई, और इसके लिए ECIL हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड साइंस पिलानी, टाटा ब्रदर्स मुंबई ने कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाए। अब जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर का सारे कार्य अंग्रेज़ी में ही होता था। फिर हिंदी फ़ॉन्ट्स बनाए गए, और हिंदी फ़ॉन्ट्स बने तो प्रारंभ में तो अनेक समस्याएं आई कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने पर वे हिंदी फ़ॉन्ट्स जो हैं उनकी कोडिंग बदल जाती थी, परिवर्तित हो जाती थी, तो अनेक समस्याएं आई। और फिर यूनिकोड आया, और यूनिकोड ने आकर के पूरी हिंदी के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और वर्तमान में सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी में यूनिकोड के द्वारा ही कृतिदेव 010 का प्रयोग करके ही हिंदी में कार्य करने की सुविधा को बढ़ाया। और इन प्रशिक्षण केंद्रों में सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, प्रोत्साहित किया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। तो इस चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे।
अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।